Dear students, we can apply integration by substitution to integrate a function where we are dealing with a revenue function. Let us see. As you can see, we are starting with the statement of the question. We are given a revenue function, and the revenue function is not in its pure form. This is what we are looking for, the actual revenue function. This is actually the derivative of the revenue function or marginal revenue function. And using integration, we can get to the original revenue function. In addition to that, we are told that X is the number of units that we are dealing with, and there's a little bit of extra information, and it says that R0 is equal to 0. It means that if there is no output, there will be no revenue. And this is very intuitive, because if we don't produce anything, we are not going to make any money. So ये है हमारे पास पहली piece of information, और आगे वो हमसे रिक्वायर कर रहा है कि हम उसे रेवेन्यू के बारे में ये कैलकुलेशन करके दिखाएं, और वो ये है कि व्हाट रेवेन्यू शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ 1000 यूनिट्स. तो ये हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास ओरिजिनल रेवेन्यू फंक्शन डेवलप हो जाएगा. उसको डेवलप करने के लिए हम इस मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन का इसकी इंटीग्रेशन करेंगे. सो ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन लिखा हुआ है, इसे हमने इस फॉर्म में लिख लिया, डी आर ओवर डी एक्स की फॉर्म में. और आप जानते हैं कि हम इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स पे. लेफ्ट हैंड साइड पे कैंसिलेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, और राइट हैंड साइड पे हम देखेंगे कि कैसे किस रूल से हल कर सकते हैं. आप देख सकते हैं इट्स अ लिटिल कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, जिसमें बेस में भी आपको वेरिएबल नज़र आ रहा है और एक्सपोनेंट में भी. सो इट्स अनलाइकली कि हम कोई बेसिक रूल अप्लाई करें. अगेन वी विल रिजॉर्ट टू इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन. ये हमने इसको लिखा, और उसके बाद इसे हमने एक्सपेंड कर दिया है, राइट. 50 को हम बाहर ले आए हैं, पहला जो फंक्शन था, और जो दूसरा फंक्शन था उसमें से 3.5 को बाहर ले आए हैं. सो नाउ इट इज़ मोर क्लियर एंड ईजी टू हैंडल. नाउ 50 इसकी इंटीग्रेशन तो हमने कर ली, बिकॉज ये तो बेसिक रूल था, कांस्टेंट फंक्शन रूल. लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है, इट रिक्वायर्स आवर अटेंशन. इसमें हमने ये किया कि ये वाला जो कंपोनेंट था, जो एक्सपोनेंट है एक्चुअली, इसे हमने यू के इक्वल एज्यूम किया और उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, जो कि सादी फॉर्म में ये बन जाएगा. और मज़ीद अगर इसे रीअरेंज करेंगे तो x इंटू डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी. एंड यू कैन गेस कि इसका मकसद क्या है. ये जो बॉक्स में है, u सब्सटीट्यूट होगा और डी ओवर -0.02 सब्सटीट्यूट होगा. कहाँ पर? Here. And in that situation, we will be getting the function in terms of u. So आप ये देख रहे हैं कि ये हम कैरी कर रहे हैं. ये तो हमने easily सॉल्व कर लिया था पहले दो टर्म्स को, और जिससे दो टर्म्स बनी थी. एक्चुअली दिस वाज वन फंक्शन, और इसे हम सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं. यहाँ पर अंडरलाइन करके हाईलाइट किया हुआ है कि ये u की वैल्यू है और ये du ओवर दिस वैल्यू, राइट. सो अगले स्टेप में आप देखेंगे हमने ये सब्सटीट्यूट कर दिया, दिस वन दैट वन, राइट. अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, क्योंकि आप जानते हैं कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन रूल इज़ वेरी इजी टू अप्लाई. आपको बेसिक इंटीग्रेशन का प्रोसेस पता है, उसमें कोफिशिएंट को कैसे ट्रीट करते हैं. वी ब्रिंग इट आउट, सो इसे बाहर लाया गया. 3.5 पहले ऑलरेडी था, ये बच गया हमारे पास नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ यू, जिसे इंटीग्रेट करना बहुत आसान है. और यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टेप में उसको एग्जीक्यूट किया है. नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन रूल को हमने पहले क्लियरली लिखा और उसके बाद अप्लाई किया, तो आंसर उसका ये था. बार दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जो कोफिशिएंट ओवरऑल आया वो ये है. और फिर हमने ये जो सीज हैं इन्हें इकट्ठा कर दिया, बिकॉज जो हमने इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन किया उससे C2 जनरेट हुआ, और C1 और C2 का सम जो है वो एक और कांस्टेंट ही होगा, इट विल नॉट बी वेरिएबल. से हमने C से डिनोट कर दिया, और उसके बाद u इज़ इक्वल टू दिस. ये थी वैल्यू u की, बिकॉज हम आंसर चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ x, नॉट इन टर्म्स ऑफ u, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन x की टर्म्स में था. इसलिए जहाँ जहाँ हमें u नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ हमने इसके इन टर्म्स ऑफ x रिप्लेस कर दिया. सो ये है हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन, बट इट्स जनरल इन नेचर, बिकॉज आप देख रहे हैं इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है. सो हमें ये भी गिवन था कि अगर कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रही, कोई यूनिट नहीं है, तो रेवेन्यू भी ज़ीरो होगा. सो इन अदर वर्ड्स इनिशियल कंडीशन गिवन थी, और इनिशियल कंडीशन को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर सी की जगह. और बिफोर वी डू दैट, लेफ्ट हैंड साइड को भी देखना पड़ेगा. यहाँ पर आप देख रहे हैं ज़ीरो लगाया गया जहाँ जहाँ
एक्स की वैल्यू लग सकती थी, और सिंप्लीफाई किया है। ये प्रोसेस हम बहुत दफ़ा पहले भी कर चुके हैं, सो मैं आपके लिए ये एक डू इट योर सेल्फ रख रहा हूँ। और सी की वैल्यू फाइनली आपके पास ही आएगी, यू कैन वेरीफाई बाय सॉल्विंग। इस सी की वैल्यू को मैं जब सी की वैल्यू को उसकी जगह पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा, आई विल गेट द रेवेन्यू फंक्शन इन इट्स डेफिनेट फॉर्म, बिकॉज नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम जनरल टू द डेफिनेट फॉर्म। इसे हम इजीली प्लॉट भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं हमने इसे प्लॉट किया हुआ है, एंड इट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगी वैसे वैसे रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और ये थेरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैथमेटिकली और डायग्रामेटिकली हमने इसे एग्जीक्यूट किया। एक छोटा सा रिक्वायरमेंट ये भी थी कि अगर 1000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हो तो रेवेन्यू कितना होगा, तो ये है एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ हमने सब्सटीट्यूट की, सिंप्लीफाई किया, और हमारे पास रेवेन्यू जो है वो हमारे पास करेंसी यूनिट्स में कैलकुलेट हो गया। तो इट शोज़ कि हमारे पास एक जेन्युइन रेवेन्यू फंक्शन डेवलप हो गया, जिससे हम मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स और इन्फ्रेंसेस कर सकते हैं। This is how we can use integration by substitution on revenue function, and we can analyze it. Thank you.